सबसे बड़ी बात जो उन्होंने और सबसे ज्यादा खुलकर जो बात कही है वो ये कि उन्होंने आज प्रधानमंत्री मोदी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है और कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी इस देश के अब तक के सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री हैं और वो भ्रष्टाचार में ऊपर से नीचे तक डूबे हुए हैं। ये बहुत बड़ा आरोप आज अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी पर लगाया है। अब प्रधानमंत्री मोदी के जितने भी समर्थक हैं, चाहे उनके आलोचक हों और चाहे उनके समर्थक हों, इस बात को कोई नहीं मानेगा कि वो भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। और उन्होंने जो अपनी छवि बनाकर रखी है उससे ऐसा लगता है कि ये जो भ्रष्टाचार वाला मुद्दा अरविंद केजरीवाल ने पलटकर मोदी की तरफ फेंका है, उछाला है, ये मुद्दा नहीं चलेगा। अगर केजरीवाल ने कोई और आरोप लगाया होता तो प्रधानमंत्री मोदी के बारे में एक बार को लोग मान भी ले, लेकिन भ्रष्टाचार का जो आरोप उन्होंने लगाया है ये गोली उनकी बेकार जाएगी। अब आपको बताते हैं कि आज हुआ क्या है। 51 साल के संजय सिंह को ईडी ने दिल्ली के शराब घोटाले में आज गिरफ्तार कर लिया। यह वही घोटाला है जिसमें दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पहले से ही दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है और इस मामले में सीबीआई ने 23 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल से भी 9 घंटे की लंबी पूछताछ की थी। लगभग 2800 करोड़ रुपए के इस शराब घोटाले में सीबीआई और ईडी दोनों एजेंसियों की तरफ से जांच हो रही है और आज जो कार्रवाई हुई वो सीबीआई ने नहीं बल्कि वो ईडी ने की है। आज ईडी ने सुबह सुबह करीब 7 बजे दिल्ली में संजय सिंह के घर पर छापा मारा और उनसे लगभग 10 घंटे तक पूछताछ करने के बाद आज शाम को उन्हें गिरफ्तार कर लिया। लेकिन गिरफ्तारी के दौरान संजय सिंह कुछ इस तरह से लोगों का अभिवादन कर रहे थे और नारे लगा रहे थे जैसे उन्होंने देश के लिए कोई बहुत बड़ा काम किया हो, देश के लिए कोई बहुत बड़ी कुर्बानी की हो और सरकार उनसे डर कर अब उनकी गिरफ्तारी करा रही है। बड़ा मुद्दा क्या है? बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार। हमारे देश में आजादी से लेकर आज तक जितनी भी पार्टियां बनी हैं, जितने भी बड़े बड़े नेता आए हैं, वो सिर्फ 2 मुद्दे लेकर आए हैं और ये 2 मुद्दे हैं भ्रष्टाचार और गरीबी। आप याद करके देख लीजिए, हर पार्टी ने आपसे यही 2 वादे किए हैं शुरुआत से, 1950 से लेकर अब 2023 तक, कि हम भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे और हम गरीबी को खत्म कर देंगे। अब सोचिए हमारे देश में आखिर ऐसा क्या है कि हम आजादी के इतने वर्षों बाद भी ना तो भ्रष्टाचार को समाप्त कर पाए हैं और ना ही गरीबी को समाप्त कर पाए हैं। दोनों ही चीज आज भी जस के तस हैं, जबकि हर नेता, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी नेता ने भाषण दिया हो और उस भाषण में भ्रष्टाचार का नाम ना आया हो, उस भाषण में गरीबी का नाम ना आया हो। लेकिन ये दोनों चीजें ही आज भी हमारे सामने वैसे के वैसे ही खड़ी हैं और आज भी 2023 में भी नेता भ्रष्टाचार के आरोप में ही गिरफ्तार हो रहे हैं। संजय सिंह पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली के शराब घोटाले में मुख्य आरोपियों से सांठ-गांठ करके उन्हें इस बात के लिए राजी किया था कि वो चुनाव में आम आदमी पार्टी को चंदा दें। इस घोटाले में जब ईडी ने अपनी चार्जशीट दायर की थी तब उस चार्जशीट में संजय सिंह का नाम भी था और इसमें एक और आरोपी का जिक्र किया गया था जिसका नाम है दिनेश अरोड़ा। दिनेश अरोड़ा दिल्ली के एक बड़े बिजनेसमैन हैं और वो अब इस मामले में ईडी की तरफ से सरकारी गवाह बन सकता है। तो दिनेश अरोड़ा जैसे ही सरकारी गवाह बना तो सरकारी गवाह जो होता है वो फिर सरकार की मदद करता है, वो अपने सारे आरोप और अपने सारे दोष कबूल कर लेता है और फिर सरकार की और एजेंसी की मदद करता है बाकी आरोपियों को पकड़ने में। तो सरकारी गवाह का काम यह होता है और दिनेश अरोड़ा अब सरकारी गवाह है। दिनेश अरोड़ा ने ईडी को यह बताया कि शुरुआत में सबसे पहले उसकी मुलाकात संजय सिंह से ही हुई थी और बाद में संजय सिंह ने दिनेश अरोड़ा की मुलाकात दिल्ली के किसी रेस्टोरेंट में मनीष सिसोदिया से कराई और मनीष सिसोदिया ने ही दिनेश अरोड़ा को दिल्ली सरकार की नई शराब नीति के बारे में पूरी जानकारी दी और जाहिर है यह भी बताया होगा कि इसमें बड़े बड़े जो कॉन्ट्रैक्ट हैं कैसे लिए जा सकते हैं। इसके अलावा ईडी ने अपनी चार्जशीट में दिनेश अरोड़ा को मनीष सिसोदिया का सहयोगी बताते हुए यह लिखा कि संजय सिंह के कहने पर ही दिनेश अरोड़ा ने दिल्ली के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 32 लाख रुपए के चेक दिए थे और ये चेक मनीष सिसोदिया को मिले थे। इसके अलावा इस चार्जशीट में यह भी आरोप है कि शराब घोटाले से जो पैसा आम आदमी पार्टी को मिला वो पैसा पिछले साल गोवा में हुए चुनावों पर खर्च हुआ था और ईडी ने इस मामले में 100 करोड़ रुपए की मनी ट्रेल का पता लगाया है।
इसके मुताबिक ये 100 करोड़ रुपए दक्षिण भारत के शराब कारोबारियों से आम आदमी पार्टी को मिले थे, जिनमें 70 करोड़ रुपए विजय नायर नाम के एक व्यक्ति को दिए गए थे और 30 करोड़ रुपए दिनेश अरोड़ा को दिए गए। और इनमें विजय नायर उस समय आम आदमी पार्टी में कम्युनिकेशन इंचार्ज का काम किया करता था और ऐसा कहा जाता है कि विजय नायर अरविंद केजरीवाल का एक बहुत ही प्रमुख सलाहकार था और इस तरह का जो फंड इकट्ठा करने का जो काम है और बाकी के जो काम है इस तरह के, वो विजय नायर किया करता था। विजय नायर अब गिरफ्तार हो चुका है और अभी जेल में है। इसके अलावा संजय सिंह पर आरोप है कि शराब घोटाले में शामिल बड़े बड़े बिजनेसमैन की मुलाकात संजय सिंह ही मनीष सिसोदिया से कराते थे और उन्होंने इन कारोबारियों से आम आदमी पार्टी को अलग अलग चुनावों में चंदा देने के लिए भी कहा। लेकिन सोचिए, आज जब संजय सिंह गिरफ्तार हुए तो क्या कहीं से भी आपको ऐसा लगा उनका चेहरा देखकर कि ईडी उन्हें इतने गंभीर भ्रष्टाचार के आरोपों में घर से गिरफ्तार करके ले जा रही है? उनके चेहरे पर एक अलग तरह की संतुष्टि है, उनके चेहरे पर एक अलग तरह की मुस्कुराहट है, उनके चेहरे पर एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस है। संजय सिंह आज रात ईडी के दफ्तर में ही रहेंगे और कल उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। और अब से कुछ देर पहले अरविंद केजरीवाल ने संजय सिंह के घर जाकर उनके परिवार से मुलाकात की है, जो कि हमने शुरुआत में ही आपको दिखाया। और संजय सिंह की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी ने यह कहा है कि ईडी अपना एक दफ्तर आम आदमी पार्टी के कार्यालय में ही क्यों नहीं खोल लेती, जबकि बीजेपी ने कहा है कि अब अरविंद केजरीवाल को इस मामले में अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ना तो खुलकर आम आदमी पार्टी का साथ दे रही है, ना तो वो केजरीवाल का साथ दे रहे हैं, ना खुलकर ये कह रहे हैं कि संजय सिंह बेकसूर हैं और जानबूझकर नरेंद्र मोदी की सरकार उन्हें तंग कर रही है। और ये भी कह रहे हैं कि एजेंसीज का मिसयूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो ये भी जानते हैं कि अगर अगली बार उन्हीं का कोई नेता अरेस्ट हो गया तो इस मुद्दे को जीवित रखना भी जरूरी है, लेकिन संजय सिंह का साथ भी नहीं देना है। क्योंकि अभी हाल ही में आपको याद होगा, पिछले ही हफ्ते पंजाब में पंजाब पुलिस ने कांग्रेस के भी एक विधायक को अरेस्ट कर लिया था और तब से कांग्रेस आम आदमी पार्टी से नाराज है कि आपने हमारे एक विधायक को अरेस्ट क्यों किया। अब इसमें बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि अगर एक गठबंधन में 25-26 पार्टियां हैं और उस गठबंधन में शामिल किसी भी पार्टी के नेता पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है और उसे अरेस्ट कर लिया जाता है, तो सारी जो पार्टियां हैं वो मिलकर उस भ्रष्टाचारी नेता का बचाव करती हैं और कहती हैं कि हम क्योंकि जनता का मुद्दा उठा रहे थे, हम जनता की आवाज उठा रहे थे, इसलिए हमारे खिलाफ ये भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर, गलत आरोप लगाकर हमें अरेस्ट कर लिया। क्योंकि हम जनता की बात कर रहे हैं कि क्या अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का हो सकता है, क्योंकि सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल से भी इस मामले में पूछताछ की थी। और दूसरी बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल अपने मकान के घोटाले में, जो उन्होंने अपना बंगला बनाया है, उसके घोटाले में भी सीबीआई ने उनके खिलाफ एक शुरुआती रिपोर्ट दर्ज कर ली है, जिसे पीई कहते हैं। अब अरविंद केजरीवाल को मकान के घोटाले में भी अरेस्ट किया जा सकता है, इस मामले में भी अरेस्ट किया जा सकता है। और बड़ी बात यह है कि क्या अगले चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले, अरविंद केजरीवाल को भी अरेस्ट कर लिया जाएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जैसा कि आप जानते हैं, ये जो आम आदमी पार्टी है, ये वन मैन पार्टी है और जिस दिन अरविंद केजरीवाल भी अरेस्ट हो गए, उस दिन ये पार्टी वाकई में हर लिहाज से संकट में आ जाएगी। वैसे 51 साल के संजय सिंह आम आदमी पार्टी के संस्थापकों में से एक हैं, फाउंडिंग मेंबर्स हैं और वर्ष 2018 में आम आदमी पार्टी ने उन्हें राज्यसभा से अपना सांसद भी बनाया था। संजय सिंह का गृह जिला उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में है और सुल्तानपुर में कई लोग ऐसा आरोप लगाते हैं उन पर कि संजय सिंह नेता बनने से पहले वहां एक सिनेमा हॉल के बाहर फिल्मों के टिकट बेचा करते थे, लेकिन बाद में वो राजनीति में आ गए और अब उन पर नोटों को ब्लैक करने का आरोप राजनीति में लग रहा है। हम इन आरोपों की पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन आज सुल्तानपुर में जब हमारी टीम उसी सिनेमा हॉल के बाहर गई जहां पर वो एक जमाने में टिकटें बेचा करते थे, वहां बीजेपी के एक नेता ने संजय सिंह को लेकर यह बात कही कि वो नेता बनने से पहले यहां पर टिकटें बेचते थे। 2020 में जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए, तब आम आदमी पार्टी के 70 में से 62 विधायक इन चुनावों में जीतकर आए थे और इनमें भी 38 विधायक यानी 61% विधायकों के खिलाफ उस समय आपराधिक मामले दर्ज थे, जबकि 53% विधायकों के खिलाफ हत्या और भ्रष्टाचार के गंभीर आपराधिक मामले दर्ज थे। यह आम आदमी पार्टी की तस्वीरें हैं।
इसके अलावा वर्ष 2020 में जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, तब उस सरकार में कुल 7 मंत्री थे, जिनमें से 4 मंत्री यानी 57% मंत्रियों पर आपराधिक मामले दर्ज थे। इनमें भी 2 मंत्री मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन बाद में गिरफ्तार हुए और जेल चले गए, और सत्येंद्र जैन को तो बाद में जमानत मिल गई कुछ शर्तों के साथ, और मनीष सिसोदिया इस समय भी तिहाड़ जेल में बंद हैं। तो ये 3 जो आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं केजरीवाल के बाद, ये तीनों गिरफ्तार हो चुके हैं, और इनमें से 2 अब जेल में होंगे। सत्येंद्र जैन अभी बाहर हैं, लेकिन उनकी भी स्थिति ऐसी है कि आप समझ लीजिए कि वो भी राजनीति में अब सक्रिय थोड़े दिन तक नहीं रहेंगे। दिल्ली के अलावा पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, और वहां भी केजरीवाल की पार्टी के 92 में से 52 विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, और इनमें कई विधायकों पर भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हैं। पिछले 11 वर्षों में अब तक आम आदमी पार्टी के 15 से ज्यादा मंत्रियों और विधायकों को भ्रष्टाचार और आपराधिक मामलों में गिरफ्तार किया जा चुका है, और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भी शराब घोटाले में नाम आ चुका है। उनसे सीबीआई पूछताछ कर चुकी है, और अब उनके मकान के घोटाले में भी, बंगले के घोटाले में भी उनके खिलाफ सीबीआई ने एक मामला दर्ज कर लिया है। ये आम आदमी पार्टी को लेकर कुछ आंकड़े हैं। हम आपको यह बताएंगे कि दुनिया भर के लोग आईफोन के नए मॉडल से परेशान और निराश क्यों हैं। एप्पल जैसी इतनी बड़ी कंपनी ने आईफोन 15 लॉन्च करते हुए न तो दुनिया के सामने कोई बहुत बड़ा इनोवेशन पेश किया, और ना ही वो अपनी क्वालिटी को बरकरार रख पाई। एप्पल ने 22 सितंबर को आईफोन 15 सीरीज के 4 मॉडल लॉन्च किए थे, और ये थे आईफोन 15, आईफोन 15 प्लस, आईफोन 15 प्रो और 15 प्रो मैक्स। इनमें भी आईफोन 15 प्रो और प्रो मैक्स को एप्पल ने काफी खास और अलग बताया था, क्योंकि इन दोनों मॉडल्स को पहली बार टाइटेनियम नाम की धातु से बनाया गया है, जिसकी वजह से ये पुरानी सीरीज के फोन्स की तुलना में काफी हल्के हैं, जिनकी बॉडी स्टेनलेस स्टील से बनी होती थी। तो इस बार स्टेनलेस स्टील की बजाय टाइटेनियम की बॉडी बनाई है। भारत में आईफोन 15 प्रो की शुरुआती कीमत है 1,34,900 रुपए शुरुआती कीमत, और इसकी कीमत 2 लाख रुपए तक जाती है। आईफोन 15 प्रो मैक्स की शुरुआती कीमत 1,59,900 रुपए है, लेकिन लाखों रुपए का फोन होते हुए भी इनमें कई तरह की शिकायतें पूरी दुनिया भर के लोगों को देखने को मिल रही है। सोशल मीडिया पर बहुत सारे यूजर्स ने लिखा कि टाइटेनियम से बने इन फोन्स में ओवर हीटिंग की शिकायत आ रही है, गर्म हो जाते हैं फोन, इनकी बॉडी पर कई तरह के स्क्रैच आ जाते हैं। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि इन फोन्स में कैमरा अलाइनमेंट सही नहीं है, यानी फोन के पीछे जो कैमरा लगा होता है उसमें कैमरा का जो लेंस है और कैमरे का जो कवर है वो ऊपर नीचे है, उनकी अलाइनमेंट ठीक नहीं है। इन शिकायतों पर एप्पल ने भी जवाब दिया है और कहा है कि आईफोन 15 सीरीज के जो फोन ओवर हीट हो रहे हैं उसका कारण इन फोन्स की टाइटेनियम बॉडी नहीं है। एप्पल के मुताबिक इस ओवर हीटिंग का कारण एक बग है, और जब किसी मशीन के सॉफ्टवेयर कोड में कोई गड़बड़ी होती है तो उसे बग कहते हैं, और एप्पल का कहना है कि आईफोन 15 के इन फोन्स में यही बग है, जिसकी वजह से ये फोन थोड़ी देर में ही गर्म हो जाते हैं। लेकिन एप्पल आने वाले दिनों में एक सॉफ्टवेयर अपडेट से इस बग को हटा देगा और फिर ये फोन गर्म नहीं होंगे। इसके अलावा एप्पल ने कहा है कि आईफोन 15 प्रो और प्रो मैक्स के सेटअप और रिस्टोरेशन के दौरान बैकग्राउंड एक्टिविटीज बढ़ने से और थर्ड पार्टी एप्स की वजह से भी ये फोन ओवरहीट हो रहे हैं, जिस पर कंपनी की तरफ से काम चल रहा है। भारत जैसे देश में सबसे ज्यादा वो मोबाइल फोन बिकते हैं जिनकी कीमत 20,000 रुपए या उससे भी कम होती है, लेकिन अब पिछले कुछ वर्षों में 1 लाख रुपए और उससे ज्यादा कीमत वाले मोबाइल फोन्स की सेल में 100% की वृद्धि हमारे यहां हुई है। पहले एप्पल और सैमसंग सिर्फ 2 कंपनियां ही प्रीमियम सेगमेंट के मोबाइल फोन बनाती थीं, लेकिन अब ओप्पो और वन प्लस जैसी चीन की कई कंपनियां भी प्रीमियम सेगमेंट के मोबाइल फोन्स लॉन्च कर रही हैं, और एप्पल को इस नई चुनौती के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि अगर एप्पल ने अगले बार भी 1-2 साल तक ऐसे ही किया कि कोई नया इनोवेशन नहीं किया और कीमतें लगातार 2 लाख रुपए तक की ले गई, तो फिर लोग जो दूसरे सस्ते विकल्प हैं जिनके पास यही फीचर्स हैं, लोग वहां चले जाएंगे। खबर आज ईडी ने, देखिए ईडी ने संजय सिंह को तो गिरफ्तार किया ही है, लेकिन आज ईडी ने मशहूर एक्टर रणबीर कपूर को भी एक बैटिंग ऐप के मामले में पूछताछ के लिए नोटिस भेजा है। यह मामला महादेव नाम के उसी बैटिंग ऐप से जुड़ा हुआ है जिसमें ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज करते हुए मुंबई समेत कई शहरों में कुछ समय पहले रेड की थी, और इस मामले में सौरभ चंद्राकर की भूमिका का पता चला था।
छत्तीसगढ़ के भिलाई में किसी जमाने में जूस बेचने वाला ये सौरभ चंद्राकर ऑनलाइन और इलीगल बेटिंग का बिजनेस कर रहा था और उसके इन बेटिंग एप्स के जरिए बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और फिल्मी लोग उसका प्रचार करते थे और रणबीर कपूर पर भी ऐसा ही करने का आरोप है।